नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको ट्रिक या हिंट की सहायता से याद भी कर लेते हैं। ये इस सीरीज में हमारा 5वां वीडियो है पॉलिटी या राज व्यवस्था का। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से 35 तक में दिए गए हैं। आज का हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड है। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और वो किस से किस आर्टिकल में दिए गए हैं। उनकी डिटेल्स को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पिछले वीडियोस तक हम 2 पार्ट तो कर चुके हैं, संविधान के 2 भाग हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं तीसरा भाग या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस से किस आर्टिकल तक में दिए गए हैं? 12 से लेकर के 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में दिए गए हैं। अब ये कैसे याद करेंगे कि 12 से 35 तक किए गए हैं? तो देखो, एक तो है ये तरीका है कि सिटीजनशिप कहाँ पे खत्म हो रहा था? 11 पे। हमने कैसे किया था? सिटीजनशिप में 11 लेटर हैं तो 11 पे सिटीजनशिप वाले जो पार्ट है उसका एंड हो गया था, पार्ट 2 का एंड हो गया था। तो उसके बाद से शुरू हो जाएगा तो 12वें पे एंड हो जाएगा, 12वें से शुरू हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। दूसरा तरीका ये है कि हम यही याद कर ले कि फंडामेंटल राइट्स 12 से होता है। देखो, मैंने जैसे पहले भी अलग अलग वीडियो से बताया है, आपको मैट्रिक्स मेथड समझना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के कई सारे तरीके होने चाहिए। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है, ये आपका टारगेट है, तो आप ऐसे भी आ सकते हो। आपके पास दूसरा रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता है जहां से ये ओवरलैप हो रहा है तो भी चलेगा। तो एक इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के कई रास्ते होने चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने इस तरह से कर लिया कि जहां पर सिटीजनशिप खत्म हुआ था उसके बाद से, यानी कि 12वें आर्टिकल से। दूसरा हम अलग से याद कर ले कि फंडामेंटल राइट्स 12 से ही शुरू होता है। तो देखो, 12 आर्टिकल 12वें में बताया क्या गया है। 12वें आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और यही स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी दी गई है। अब जब मैं इन आर्टिकल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा मैं बताना क्या चाहता हूं। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ कि स्टेट यानी कि राज्य का मतलब क्या है। जब संविधान में लिखा होता है राज्य तो उसका मतलब क्या है, तो इसको बस अभी हम केवल याद कर रहे हैं, मतलब नहीं समझ रहे हैं कि 12वां स्टेट की डेफिनेशन, और जहां स्टेट की डेफिनेशन है वहीं से शुरू होते हैं हमारे पार्ट। जैसे कि स्टेट की डेफिनेशन दी है पार्ट 3 में, तो 12वें आर्टिकल में यहां से शुरू है। 36 आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन दिया है, वहां से DPSP शुरू है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पार्ट 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम कर लें कि 12 और 36, तो कैसे करेंगे? 12 और 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो ऐसे कर लो कि स्टेट्स कोई 1-2 तो है नहीं, बहुत बड़े हैं। हमारे वहाँ बहुत सारे स्टेट है, बहुत बड़ा है हमारा स्टेट, कोई 1-2 तो है नहीं, पूरे कितने हैं? 28 हमारे पास स्टेट है, मतलब राज्य है, और 8 उसमें से केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, कुल मिला के 36 है। तो 1-2 स्टेट तो है नहीं, से 12वां हो गया। 12वें में स्टेट की डेफिनेशन, और दूसरा 36, देखो ये नंबर निकल गया ना, 28 + 8 36, 36वें में स्टेट की डेफिनेशन दी है। तो यहां से कर सकते हो। अब फाइनली मैं इसको कंसाइज करके आपको बता दूं। भाग 3 है, कहां से शुरू है, कैसे करोगे? एक तो भाग 2 का अंत हो रहा है जहां पे, यानी कि 11 के बाद वाला। दूसरा ऐसे कर सकते हो कि भाग 3 कहां से है, जहां से स्टेट की डेफिनेशन शुरू हो रही है। और स्टेट की डेफिनेशन की हमने ट्रिक कैसे बना ली है कि 1-2 स्टेट तो है नहीं, पूरे 28 और 8 36 स्टेट है। 1-2 स्टेट से 12वें में स्टेट की डेफिनेशन दी और 36 में दी है, तो 36 से पहला यानी कि 35 तक, ऐसे करके याद कर लिया। अब देखो, संविधान में टोटल 7 दिए गए थे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, 7 दिए गए थे। अब उसमें से एक कम हो गया है, बचे हैं 6। कौन सा कम हो गया, अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे। उसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, ऐसे याद कर लो, EFEFER, इतना तो याद कर सकते। लो अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो पूरा एक साथ देखो, समझ में आएगा। ये EF हो गया, फिर EF हो गया, और फाइनली ER हो गया। ये गैप क्यों है? क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है रिपील कर दिया गया था। रिपील क्या मतलब? यहां से हटा दिया गया था, कहीं और डाल दिया गया था। फंडामेंटल राइट अब ये नहीं रह गया। तो इतना याद कर लोगे तो आपको 6, जो इस समय करंटली 6 हमारे फंडामेंटल राइट है, वो याद हो जाएंगे। EF ये 2 और 2 4, और ER, इससे हो जाएंगे टोटल 6। कैसे याद हो जाएंगे? देखो, पहला फंडामेंटल राइट E से शुरू होगा, तो राइट तो देखो कॉमन है, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा F से शुरू होगा, राइट टू फ्रीडम। तीसरा फिर E वाला है, E वाला क्या? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे से एक्सप्लॉइटेशन का E आ गया। फिर F वाला है क्या? राइट टू फ्रीडम हो गया था भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा लो हिंदी में भी बताते चलूं, समानता का अधिकार होता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के खिलाफ अधिकार, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्वतंत्रता, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये लो मैंने इसको सही भी कर दिया। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो ई से शुरू हो रहा है।
ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसमें भी देखो 2 ई आ गया, एजुकेशनल वाला ई, इससे पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, ये कभी हुआ करता था आर्टिकल 31 में, अब नहीं रह गया है। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर से हो गया रेमेडीज। इस तरह से आपको पहले तो ये 6 याद हो गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आपको क्या याद करना है कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल किन किन आर्टिकल में, जैसे राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक में बोला गया, ये कैसे याद करें। देखो ये और भी आसान है। तो इक्वालिटी में पकड़ो इक्वल, इक्वल में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर, बस आपको इस तरह से करना है। इक्वल में कितने लेटर है, 5 लेटर, तो 14 से 18 तक गिनो, इंक्लूडिंग 14 और 18, तो 14, 15, 16, 17, 18, 5 लेटर, 5 आए, तो यहाँ से 5 लेटर से 5 आर्टिकल ये बन गए। इसके बाद देखो आया फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में फ्री पकड़ो, फ्री क्या हो गया, फ्री में होते हैं 4 लेटर, तो 19 से 22 तक 4 आर्टिकल हो गए। फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें पकड़ो 2 वर्ड, राइट वाली चीज तो देखो सब में कॉमन है, राइट राइट जहां होगा वो सब कॉमन है, उसको इग्नोर मार दो, तो इसको इग्नोर मार दिया। अब क्या बचा, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो 2 वर्ड है यहाँ पे, शब्द लेटर नहीं है, 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड से 2 आर्टिकल हो गए यहाँ पे, या तो लेटर पकड़ेंगे या वर्ड पकड़ेंगे। फिर आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फिर फ्री आया, फिर 4 लेटर आए, तो 25 से 28 तक देखो फिर से 4 आर्टिकल हो गए। इसके बाद आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज, एजुकेशनल राइट्स, तो राइट्स को फिर तो हमने छोड़ दिया, फिर क्या बचे कल्चरल एंड एजुकेशनल, फिर से 2 वर्ड आ गए, 2 वर्ड आ गए तो 2 आर्टिकल देखो हो गए 29, 30। राइट टू प्रॉपर्टी देखो अकेला था, ये हट गया 31, ऐसे ध्यान कर लो, और केवल इसको केवल और याद कर लो, आर से जो रेमेडीज था ये अकेला 32 नंबर है, बस इतना याद कर लो। एक चीज खाली याद कर लो, ट्रिक बनाने को बना सकता था, मुझे लगा एक सिंगल सी चीज है, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया, सारे के सारे आर्टिकल्स जो भी हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है वो भी सीख लिए, और 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स भी सीख लिए। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी, अब देखो आज का वीडियो यहाँ तक ट्रिक वाली चीज खत्म हो गई है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में चलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बता दूं, वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो ये मत सोचना कि ये सब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन सब के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें तो सिर्फ ये एम था कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ये आपको इसी ऑर्डर में याद हो जाए, EFER से, और इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी किस से किस आर्टिकल तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस से किस आर्टिकल तक है, ये आप याद कर पाओ। बाकी इसके अंदर हम बहुत डिटेल में जाएंगे, इनके सब आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो भी करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, और जहां पे जरूरत होगी कॉन्सेप्ट्स की मैं वो भी दूंगा, कोशिश करूंगा छोटे वीडियो में दूं। अभी आ जाओ राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखो जैसा कि इसमें दिख रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आर्टिकल 31 में था क्यों बोल रहा हूं, 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जनता पार्टी की सरकार थी ना तब, उन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, यहां से 31st आर्टिकल को हटा दिया, रिपील कर दिया। सिर्फ 31st को नहीं किया, जैसे 7 फंडामेंटल राइट होते थे वैसे ही 19 आर्टिकल में भी हमें 7 कुछ अधिकार मिले थे, उसमें से 19(1)(f) को इन्होंने हटा दिया, और इसमें भी अब 6 अधिकार बचे हैं। क्या है 19(f) के अधिकार, कौन से होते हैं, वो सब हम जब आर्टिकल 19 में पहुंचेंगे तो सीखेंगे, लेकिन ये समझ लो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ये तो इतना पावरफुल था राइट टू प्रॉपर्टी कि सिर्फ भारतीय नहीं, बाहर का भी कोई हो उसको भी प्रॉपर्टी का अधिकार, और ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इसलिए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से लेकर के जो पहले अमेंडमेंट हुआ है वो सब प्रॉपर्टी से लेकर ही किया गया है। तो प्रॉपर्टी वाली चीज को यहां से हटा करके, ये 44th अमेंडमेंट में यहां से हटा करके कहां रख दिया गया, पार्ट 4 में रख दिया गया। पार्ट 4 में आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया, बोला है राइट टू प्रॉपर्टी इस टाइटल से। अगर आपको याद हो तो जब हमने सबसे पहला किया था वीडियो, उसमें करा था शेड्यूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रॉपर्टी वाली चीज याद आ रही किसी को, हमने बोला था प्रॉपर्टी किस तरह की होती है, तो 1 नंबर की होती है, 2 नंबर की होती है, यहां से किया था। ये देखो 12 नंबर के पार्ट में ऐसे कर दिया, तो अच्छा पार्ट 4 लिख दिया मैंने, सॉरी, पार्ट 3 से हटा के पार्ट 12 में डाल दिया गया है। तो अब करंट स्टेटस क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 में है, आंसर होगा नहीं है, कहां है फिर, पार्ट 12 में पहुंच गया है, आर्टिकल 300A के अंडर पहुंच गया है। अब अगला क्वेश्चन होगा क्या ये फंडामेंटल राइट है, जवाब होगा नहीं है, क्योंकि अब यहां से रिपील कर लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन होगा क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिल्कुल बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि पार्ट 12 में संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसीलिए हमारा लीगल राइट भी है। लेकिन अब देखो कई सारी चीज हो जाती है, सरकारें देखो किस तरह से करती हैं। अब क्या हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट के लिए ऐसा है कि कोई भी
चेंजेस सरकार ऐसे ही नहीं कर सकती, पार्लियामेंट को उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना मुश्किल होता है, एक्ट बनाना रिलेटिवली सिंपल होता है। तो अब क्या हो गया, क्योंकि ये लीगल राइट हो गया है, तो सरकार कुछ भी चाहे, प्रॉपर्टी में किसी भी तरह के नियम लाना चाहे, सिंपल मेजोरिटी से ला सकती है। हालांकि अभी भी हमारे संविधान में हैं प्रोविजंस हैं, जैसे माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 30 है, उसमें दिए गए हैं प्रोविजंस की जब कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ऐसे और मतलब एक दो प्रोविजंस हैं जहां पे आप बचते हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर आप देखोगे तो सरकार के पास पावर है कि आप प्रॉपर्टी को वो कैसे चेंज कर ले। इससे हमें एक चीज और पता चली, जैसे ये आर्टिकल से हट गया ना, फंडामेंटल राइट हट गया यहाँ से, तो फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट चेंज किए जा सकते हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे फंडामेंटल राइट को हटाना तो हटा सकती है। हाँ, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट चेंज करना चाहे फंडामेंटल राइट्स को तो चेंज कर सकती है। बस एक चीज और समझ लो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है, हैवी डोज हो रही, कोई बात नहीं, सुन लो। 1973 के केशवानंद भारती केस से क्या निकल कर आया था बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन क्या होता है, इसमें बताया गया है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करने हैं, हटाना है, बदलना है, कुछ भी करना है तो कर सकते हैं, पावर है पार्लियामेंट के पास, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। बस इतना समझ लो, बहुत ज्यादा मत समझो। राइट टू प्रॉपर्टी समझ लो, यहाँ से हट गया है, आर्टिकल 300A में गया है, और ये हो गया है पार्ट 12 हमने किया था ना, एफपीसीएस, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड सूट्स, तो ये देखो प्रॉपर्टीज वाली बात हो गई है। अब बस सारी चीजें मुझे लग रहा है यहाँ पर हमने क्लियर कर ली है, हमने समझ ली है। ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, अगर आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, अभी अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो, नए नए पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कर लो कि पार्ट 3 में EFER ये याद कर लो। इससे आपको याद हो जाएगा कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, उसके अलावा इक्वल में 5 लेटर होते हैं, फ्री में 4 लेटर होते हैं। इस तरह से रिलेट करके राइट टू इक्वलिटी किससे किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, ये वाली चीजें कर लो। कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं कर पाते हो ना, आगे हम चलेंगे, आप अपने आप आर्टिकल 14 में क्या है ये भी बता पाओगे, 17, 18, 19 सब बता पाओगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, मैट्रिक्स मेथड, एक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के कई रास्ते होने चाहिए, तो ये भी करो, वो भी करो, सब करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में आपको कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से, एक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते अपने दिमाग में बना कर रखो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।